नमस्कार, कूल स्टाइलिश फैंस प्रेजेंट सत्ता का संग्राम देख रहे हैं आप। मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी और उस दिन जब देश अपने लोकसभा चुनावों के लिए छठवें चरण का मतदान कर रहा है, हम उस देश के उन इलाकों में लगातार रिपोर्टिंग के लिए मौजूद हैं। अमर उजाला की अलग अलग टीमें, जहां सातवें चरण का प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो जो हमारा चुनावी रथ है वो उत्तर प्रदेश के एक महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र गोरखपुर में सुबह से मौजूद है। तमाम तस्वीरें, जमीनी रिपोर्ट, इंटरव्यू, लोगों से चर्चा, वो मुद्दे, ये सब कुछ हम आपको दिखा चुके। लेकिन जब दोपहर का वक्त है तो हमें लगा जब देश के भविष्य की सरकार बननी हो तो क्यों ना देश के भविष्य से ही बात कर ली जाए। हम युवाओं के बीच में मौजूद हैं। मेरे ठीक पीछे गोरखपुर विश्वविद्यालय का कैंपस है, उसके सामने ये पंत पार्क है और पंत पार्क में हम लोग मौजूद हैं। ढेर सारे छात्र भी यहाँ मौजूद हैं। इनके अपने हिस्से की अपनी सियासत भी होती है, अपने मुद्दे भी होते हैं, कई महत्वपूर्ण मामले भी होते हैं। और ये बहुत जरूरी होता है कि जिस देश में कहा जा रहा है कि 70% युवा हैं, 65% युवा वोटर हैं, वहां इन युवाओं को सुना जाए, समझा जाए और आखिर जाना जाए कि इनके हिस्से के मुद्दे आखिरकार हैं क्या। आप सभी लोगों का पहली बात तो हम स्वागत करते हैं। छुट्टी के दिन पर आप लोगों को रोका, उसके लिए एक माफी भी, लेकिन हमको लगा ये थोड़ा जरूरी था। और छुट्टी भी इसी बात की मिली है कि लोकतंत्र के महापर्व में आप लोग अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन कर पाए, क्योंकि गोरखपुर मंडल के कई जगहों पर आज वोटिंग हो रही है, तो आपके कई साथी वोट देने गए होंगे। मैं आपसे पूछूं कि बतौर युवा एक बात बताइए, कौन सा मुद्दा है जो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है? अभी मैं ना पक्ष विपक्ष राजनीति उन सबसे बहुत दूर। मेरा ये मानना है कि जब हम लोग इंटर करके यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं तो कहीं न कहीं हम लोगों से माँ बाप की एक जिम्मेदारियां, उम्मीदें बढ़ जाती हैं और सबके चाहे वो किसी भी विंग का हो, किसी भी तरफ झुका रहता है उनका परिवार, लेकिन एक बेसिकली उनका मुद्दा होता है कि हमारा लड़का पढ़ लिख कर कुछ करे और हमारी जिम्मेदारी उठाए, बुढ़ापे की लाठी बने। तो सबसे बड़ा जो मुद्दा होता है वो रोजगार होता है छात्रों के जीवन में, क्योंकि उनको समाज में सम्मान मिलेगा, परिवार में सम्मान मिलेगा, बीवी से प्यार मिलेगा, बहन का प्यार मिलेगा। तो सबके पीछे कहीं के उनका रोजगार होता है, उनकी मजबूत आर्थिक स्थिति होती है। तो छात्रों का सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है। क्या नाम आपका? योगेश प्रताप सिंह। अब योगेश ये बताइए, जैसे आप लोग बोलते हैं रोजगार, और गोरखपुर विश्वविद्यालय उन चुनिंदा कैंपस में से एक है जिन्होंने उत्तर प्रदेश की सियासत में भी कई बड़े चेहरे दिए, उत्तर प्रदेश की सियासत को समय समय पर अपने हिसाब से एक नई दिशा और नई ऊर्जा भी दी है। तो एक ऐसे विश्वविद्यालय कैंपस में जब रोजगार की बात युवा करते हैं, क्या रोजगार का घूम फिर के मतलब, और ये सवाल आजकल बहुत पूछा जा रहा है, क्या रोजगार का घूम फिर के मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी होता है क्या? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। जो लोग ये कहते हैं रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं होता है, वो भी कहीं न कहीं अपना दामाद सरकारी नौकरी वाला ही खोजते हैं। जब दूसरे के बेटों को नौकरी चाहिए तब उनको लाजी देंगे, पकौड़ी तलिए, आप टिकिया लगाइए, फुल्की बेचिए। आप ये बताइए, अगर कोई लड़का टिकिया दुकान खोला हुआ है, क्या सरकार ने उसको बेसन दिया है, उसको तेल का पैसा दिया है? आप क्या मदद कर रहे हैं? हम ढोलक बजा रहे हैं तो उसका आपने पैसा दिया है? आपने अपने तरफ से क्या प्रयास किया? आप यह भी बताइए। हम कह रहे चलिए आप सरकारी नौकरी सबको नहीं दे सकते हैं, लेकिन आप बताइए कि आपने रोजगार के कितने अवसर पैदा किए, आपने बच्चों के इंटर्नशिप के लिए क्या किया? आज आप जाके चले जाइए मैक्सिमम कोचिंगों में, चाहे महिंद्रा कोचिंग हो, चाहे कोई भी बड़ी बड़ी कोचिंग है, वहाँ पे जो लड़के बैंकिंग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे आपको बीटेक वाले मिलेंगे, एमबीए के बच्चे मिलेंगे। मैं कह रहा हूँ आपने सबको सरकारी नौकरी नहीं दिया, लेकिन जिनके पास तकनीकी जानकारी थी, जो टेक्निकली मजबूत थे, आपने उनको कहाँ स्थापित कर दिया? आप बताइए कि इंजीनियरिंग करने वाले बच्चों का क्या स्थिति है? पहले इंजीनियरिंग करने जो लड़का इंजीनियरिंग पढ़ाई शुरू करता था उसकी शादी तय हो जाती थी, लड़का इंजीनियरिंग कर रहा है। आज स्थिति क्या है? इंजीनियरिंग करके लड़का जो कि बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, गीडा में जाके काम कर रहा है 7,000 रुपए में। आप क्या मान सम्मान दे रहे हैं? रोजगार का मतलब सीधा स्पष्ट होता है कि यदि आप काम करने के इच्छुक हो, काम करने की आपके अंदर क्षमता हो और प्रचलित मजदूरी पे अगर आपको रोजगार मिल रहा है तो आप रोजगार में हैं। आप बताइए, प्रचलित मजदूरी पे रोजगार पा रहे हैं लड़के? आज लड़के बीटेक किया हुआ लड़का, बीएड किया हुआ लड़का सड़कों पर घूम रहा है। और जो लोग आज ये बात कर रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, तमाम ऐसे लोग थे जिनकी शादियां नहीं हो रही थी। तेजस्वी यादव ने जो 5 लाख भर्तियां कराई बिहार सरकार में, हमारे जानने वाले हमारे हॉस्टल में तमाम ऐसे सीनियर थे, 35-35 साल के हो चुके थे, जब वो नौकरी पाया तब उनकी शादी हुई। आप क्या दर्द जानेंगे उन लोगों का? बहुत बढ़िया, वाजिब तरीके से कई सारे मुद्दों को समझाया। एक चीज और समझाइए कि एक चीज हम लोगों ने देखी और आप लोगों ने भी शायद अपने सीनियरों के जरिए अपने आसपास में देखी होंगी, तमाम चुनाव बीते, चुनावों में युवा मुद्दे की बात बड़े जोर शोर से करते हैं, लेकिन कई बार ये लगता है कि जिस दिन वोट का दिन आता है, जो आपने पहले जवाब में कहा था कि सबकी अपनी एक विचारधारा, एक एक सोच, एक एक वो चीजें होती है और मुद्दे धीरे धीरे बंटने लगते हैं। युवा शक्ति एकजुट रहे,
किसी एक मुद्दे पर, किसी एक चीज पर, चाहे वो पेपर लीक का मसला हो, शिक्षा के महंगे होने की बात हो, रोजगार की बात हो, वो एकजुटता क्यों नहीं बनी रहती? कई बार टूटते आप लोगों ने भी देखा होगा, आपस में देखा होगा। नहीं, उसके पीछे जो सबसे बड़ा लॉजिक है, इस देश में धीरे धीरे राष्ट्रवाद के साथ पूंजीवाद भी चल रहा है। ये बड़ी अजीब विडंबना है कि राष्ट्रवाद पूंजीवाद एक साथ चल ही नहीं सकते थे, लेकिन इस समय चल रहा है। राष्ट्रवाद के साथ पूंजीवाद भी चल रहा है। आप देखिए किस तरह से पूंजीवादियों के परिवारों को राजनीति में संरक्षण देने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए जो राजनीति की पहली नर्सरी होती थी, आपने बहुत अच्छी बात की, आज इकट्ठा क्यों नहीं है। पहले कहते थे छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति, आपने तुम्हारी वो शक्ति खत्म कर दी ना। 2016 के बाद से गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव नहीं हुआ। यही कमोबेश स्थिति पूरे उत्तर प्रदेश में है, समूचे देश में है। तो जब आप हमारा इलेक्शन नहीं करा रहे हैं, एक बात मैं आपसे कह रहा हूँ, जो लोग आज बहुत बड़े विश्वगुरु बन रहे हैं, चाहे जो बहुत बड़े नेता बन रहे हैं, वो विश्व के नेता ग्लोबल लीडर बनने की जो क्षमता रखते हैं, अपने आप को दिखावा कर रहे हैं। यदि हर 5 साल बाद चुनाव नहीं होता तो क्या वो विश्वगुरु होते? क्या वो विश्व के नेता बन पाते? आप हम विद्यार्थियों को बस पढ़ाइए, आप हमारा एडमिशन यूनिवर्सिटी में करा दीजिए, बस हमको पढ़ाइए, हमारी परीक्षा ही न लीजिए, तो क्या मैं पढ़ूंगा? जो छात्र नेता है, जो अपने पॉकेट मनी से, छात्र नेताओं को सैलरी नहीं होती है, अपने पॉकेट मनी से, अपने माँ बाप से झूठ बोल करके, दोस्तों से चंदा इकट्ठा करके, अपने सीनियरों से पैसा लेकर के राजनीति करता है, बच्चों की मदद करता है, उसकी पीड़ा आप समझिए। आज क्या है, कोई धन्ना सेठ का लड़का है, फॉर्चूनर लेके उतरेगा, विधायक बन जाएगा, मंत्री बन जाएगा, लेकिन जो यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी है, सड़क पर 12 बजे दोपहर में सड़क पर बैठ जाता है, किसी एसी कमरे में रहने वाले का लड़का नहीं बैठ पाएगा। लेकिन आज क्या हमको कमजोर करने तो छात्र संघ बंद किया गया है? तो ये तो सरकार की सोची समझी एक साजिश है कि छात्र संघ चुनाव खत्म कराया जाए, जो लड़के यूनाइट हो जाते हैं किसी मुद्दे पर। अगर छात्र संघ हो रहा होता तो आप बताइए, यूपी में पेपर लीक जैसा मुद्दा हुआ, क्या ये शहर शांत रहा होता? शहर में बवाल मच गया होता। 50 लाख छात्रों से आपने फॉर्म डलवाया था, और उन बच्चों से फॉर्म का पैसा आपने लिया, रोडवेज की यात्रा की उसका पैसा आपने लिया, रेलवे की यात्रा की बच्चे आपने उसका पैसा लिया, और अंतिम में क्या पेपर आप लीक करा दिए। चाहे नलकूप की परीक्षा रही हो, आरओ की परीक्षा रही हो, एसआई की परीक्षा रही हो, शिक्षक भर्ती का मामला रहा, 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के लखनऊ के इको गार्डन में लगातार कई साल से बच्चे धरना कर रहे हैं। तो वाजिब तरीके से, बहुत शुक्रिया, मैं एक एक करके सब पर आऊंगा, पर मैं चर्चा की शुरुआत वहीं से 4 था मुद्दों से आपसे पूछूं, और इसलिए भी क्योंकि इस पूरी चर्चा से पहले कई लोगों ने बताया कि जैसे उन्होंने बताया ना कि यूनिवर्सिटी में आने वाले छात्र के पास क्या क्या दिक्कतें हैं, एक चीज जो और छूट जाती है वो है खेल खिलाड़ी की बात। और कई लोगों ने हमको बताया, चूंकि आप खेल से जुड़े हैं, उस विषय पर बात करना चाहता हूँ। जो तमाम हमारे भविष्य के खिलाड़ी हैं, जो अभी अभी अपने अपने खेलों में बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्या उनके लिए किसी भी पक्ष में, वापस मैं उस दलगत राजनीति पर नहीं पढ़ना चाहता, किसी भी पक्ष में खिलाड़ियों के लिए विशेष चीजें, विशेष योजनाएं, विशेष बातें दिखाई देती हैं? सर्वप्रथम आपको गौरव विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से, इन छात्रों की तरफ से धन्यवाद, और इन युवाओं के बातों को राष्ट्रीय पटल पे आप पहुंचाने के लिए, इसके लिए हमें विशेष आभार। मैं देवेंद्र सिंह देव। खेल खिलाड़ी की बात की जाए तो विगत कुछ वर्षों में सुधार इसमें आया है, इसमें कोई कहीं लेकिन किंतु परंतु नहीं है। लेकिन वर्तमान समय में देखा जाए, गोरखपुर विश्वविद्यालय की अगर बात शुरू की जाएगी तो मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय का ही प्रोडक्ट हूं, और वर्तमान समय में 2012 से लेके अभी तक, और विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व भी मैं राष्ट्रीय स्तर पे किया हूं। तो मैं आज देख रहा हूं विगत 3-4 वर्षों से लगातार खेल के क्षेत्र में अनियमितताएं जारी हैं। 3 वर्षों तो गेम ही नहीं हुआ, और यहाँ पे एथलीट मीट भी नहीं। इस वर्ष में धरना प्रदर्शन करने पे, हम लोगों के आंदोलन करने पे एथलीट मीट हुआ, लेकिन जो छात्र, जो छात्रा, जो युवा, जो खिलाड़ी यहाँ पे उनका चयन हुआ था कि जाइए आप खेल के आइए, खेलने के बाद से अगर वो पदक जीतता है तो विश्वविद्यालय की तरफ से 50,000 रुपया दिया जाता है। अभी तक 2 साल हो गए, तुलिका रहमान, विजय यादव जैसे कॉमनवेल्थ में पदक लाने वाले खिलाड़ियों को अभी तक 5 रुपए का बोहन विश्वविद्यालय की तरफ से नहीं हुआ है। तो ये बताइए, जब ये कमियां रह जाती हैं, एक वोटर के तौर पर अब थोड़ा बात करते हैं, आप लोग भविष्य के वोटर हैं, वोट भी डालेंगे, जब कमियां दिखती हैं तो फिर अपने नेता का चुनाव किस आधार पर करते हैं? क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि कोई भी नहीं सुन रहा और वोट किसी को देना है, तो वो किसको? बिल्कुल हाँ, अगर देखिए कमियां, क्योंकि अगर देखा जाए पूर्ण रूप से तो कोई नारायण तो है नहीं, और नारायण बनने के लिए नर ही होता है नारायण, क्योंकि हम लोग 9th और 10th में पढ़े हुए हैं, नर से नारायण। तो बिल्कुल है, सब किसी न किसी पार्टी में कुछ न कुछ खामियां रही हैं, क्योंकि पहले भी जो पार्टियां थी वर्तमान समय में वो सत्ता में नहीं है, तो कुछ खामियों की वजह से वह सत्ता से बाहर चली गई। वर्तमान सरकार जो सत्ता में है, अपने
कुछ अच्छे कार्यों की वजह से दोबारा अगर आई 19 के बाद से अगर आई तो कुछ अच्छे कार्य किए थे, लेकिन अगर उनकी ये रवैया लगातार ये सोच रहे हैं कि किसी धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, वर्ग के नाम पे, मजहब के नाम के लगातार ये चीजें चलती रही हैं, ये युवा मैं जानता हूं कि इसे बिल्कुल बर्खास्त करते हैं। ऐसे सरकार को, ऐसे लोगों को जो युवाओं का बात न समझे, जो रोजी का न समझे, रोजगार का न समझे, जो धर्म जात का केवल बात करे, ऐसे लोगों को युवा, मैं व्यक्तिगत मैं किसी का नहीं जाता, मैं जानता हूं, मैं खिलाड़ी के तौर पे, किसान के लड़के के तौर पे, एक छात्र नेता के तौर पे मैं जानता हूं, जो ऐसी भी सरकार है जो रोजी रोजगार और इस तमाम प्रकार के जो मूलभूत समस्याएं हैं उस पर बात ना करें, तो मैं ऐसे लोगों को मैं खारिज करता हूं। अब मैं एक करके मुझे खुद ही बता दीजिएगा किस किस से बात कर ली जाए। हाँ, ये होता है, दोस्ती यारी में फंसाया ज्यादा जाता है, अपना हाथ कम उठाया जाता है। क्या नाम है आपका? आदित्य वर्मा नाम है। आदित्य, मतलब बतौर युवा वोट देने का आधार क्या है, क्या मुद्दा है यार किसी युवा का? तो जैसे हम लोग युवा हैं और सबसे पहले हम लोग छात्र हैं, तो हम लोग का एक यही मकसद है कि अगर हम लोग किसी पार्टी का चुनाव करते हैं तो हम उसी पार्टी का चुनाव करेंगे जो हमारे लिए रोजगार की व्यवस्था करे, जो सरकारी नौकरी की व्यवस्था करें। क्योंकि हम लोग जिस स्तर पे इस टाइम आ चुके हैं, तो हम लोग से कोई ये नहीं कर रहा है कि बाबू आगे तुम क्या बनोगे, लेकिन ये कर रहा है कि बाबू नौकरी कब लगेगी। तो जो सरकार हमको नौकरी प्रोवाइड करेगी, जो सरकार रोजगार की बात करेगी, हमारा चुनाव उसी को होगा। जो सरकार नौकरी की बात करेगी, अब जो फंसाए वो हिसाब वहां पे भी बराबर कर लेना चाहिए। क्या नाम आपका? राष्ट्रीय खिलाड़ी विनीत सिंह गोरखपुर विश्वविद्यालय। विनीत, पहली बात तो हमारे लिए भी अच्छी बात है कि राष्ट्रीय खिलाड़ियों से बात करें, और उससे दो फायदे होते हैं। अमूमन सबके मुद्दे एक जैसे होते हैं, लेकिन आप लोग जो अतिरिक्त मेहनत करते हैं, जो देश के लिए, राज्य के लिए, विश्वविद्यालयों के लिए पदक की रेस में होते हैं, वही सवाल घूम फिर के पूछता हूँ, कोई भी पक्ष दलगत राजनीति से ऊपर खिलाड़ियों के लिए अलग बात करता दिखाई देता है क्या? सर्वप्रथम तो आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के नाते मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और विश्वविद्यालय परिषद और युवाओं की तरफ से मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। खिलाड़ियों की परिषद, जैसे मेरे भाई देवेंद्र सिंह देव ने जहां तक बताया, बिल्कुल 100% वो बात सत्य है। और मैं भी खिलाड़ी हूं, मैं भी इसी विश्वविद्यालय से राष्ट्रीय स्तर तक नेतृत्व मैं भी किया हूं, और मैं ये बात जानता भी हूँ। और बेरोजगारी पे बात जहाँ तक इस मुद्दे पे है, तो हम सबसे पहले हम लोग खिलाड़ी के साथ साथ हम लोग को रोजगार की आवश्यकता है। और आज भी इतने अधिक कहीं भी 40,000 वैकेंसियां निकलती हैं, तो वहाँ पर 50 लाख का करीब में फॉर्म पड़ जाता है। वर्तमान समय बच्चे तैयारी करते हैं, कहाँ से उनके माँ बाप किस स्तर से पैसों का व्यवस्था करके उन्हें कहाँ से देते हैं, ये कोई नहीं जानता। और भर्तियां आने समय में ऐसी होती है कि रद्द हो जाती हैं, उसको रद्द कर दिया जाता है। अब दरोगा भर्ती अभी जल्दी था, मैं उसमें खुद एलिजिबिलिटी रखता था दरोगा भर्ती में। मेरी योग्यता ये थी कि मैं 115 क्वेश्चन, जहाँ पर पिछली दरोगा भर्ती में 95 क्वेश्चन में मेरिट भर्ती हो जाती है, मैं 115 क्वेश्चन सही करने के बाद फाइनल लिस्ट से मैं बाहर हूँ। मुझे पता नहीं कि मैं किस कारण बाहर हूँ, लेकिन मैं बाहर हूँ। जैसे आपने कहा, मैं वापस वो खेल पर लौटना चाहता हूँ। बीच में बड़ी एक बहस चली थी इस देश में, कई खिलाड़ियों ने भी कहा था कि खिलाड़ी खेल खेले, इसके लिए बड़ा जरूरी है कि उसके रोजगार का ध्यान सरकार कर ले। जो किसी एक मानक स्तर मान लिया जाए कि कम से कम वहां तक जो खेल लिया, उसको सरकार किसी न किसी तरह से, कोई स्टाइपेंड हो, कोई रोजगार हो, और तमाम बड़ी बड़ी योजनाओं का नाम लिया गया। धरातल पर उनकी स्थिति कैसी है? धरातल पे उनकी स्थिति बहुत ही गंदी स्थिति है वर्तमान में। इस भाषा में अगर कहें, हम भोजपुरी भाषा में कहें, अपने देहाती भाषा में कहें, तो बहुत ही धरातल, बहुत ही गंदी स्तर है। और इस स्तर पे हम विश्वविद्यालय से लेके और कहीं भी हम स्टेट खेलें, डिस्ट्रिक्ट खेलें, कहीं भी खेलें, जहां पर हम जाएंगे कोच के द्वारा हमको दबाया जाता है, कहीं से भी हम लोग को दबाया जाता है। सरकार के द्वारा से भी कुछ आरोप लगते हैं, ऐसा नहीं है, लगाया जाता है। और बहुत स्थिति गंदी, कुछ कहा नहीं जाता, कुछ व्यक्ति मैं नहीं कर सकता हूँ। हम इधर आ जाएं आपसे। हाँ, आपका नाम? मेरा नाम भास्कर है। हाँ, भास्कर जी, वही पूछते हैं, युवाओं के हिस्से का मुद्दा क्या है? सबसे पहले तो ये बताएं। देखिए, सभी लोगों ने एक ही बात कही, और अब अधिकांश युवा ये मानने को तैयार हैं कि उन्हें रोजगार चाहिए। बेसिक नीड मनी है। धर्म के नाम पे हम कब तक बातचीत करते रहेंगे? संप्रदाय के नाम पे हम कब तक बातचीत करते रहेंगे? आप देखिए कि एक विशेष पार्टी द्वारा इस चुनाव के मुद्दे केवल और केवल धर्म, संप्रदाय और पाकिस्तान रहा। जो अभी रूलिंग पार्टी है, उसने अभी तक ये नहीं बताया कि शिक्षा में क्या योगदान किया। शिक्षा में उसने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम पे वो अपना ढिंढोरा पीट रहे हैं। लेकिन आप इसी विश्वविद्यालय की मैं बात बता रहा हूँ, 4 साल का इन्होंने बीए कोर्स किया, और उस बीए कोर्स में इन लोगों ने गोला पारने को कहा है। मतलब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे हैं। जिस समय छात्र को डिस्क्रिप्शन देने की जरूरत है, उसके दिमाग में
चेतना आती है कि हम कैसे लिखें, कैसे पढ़ें, कैसे आगे अपने आप को, अपने सोच को विकसित करें, उस स्थान पे उन्हें गोला दिया जा रहा है कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करिए, वो शॉर्ट टर्म ही अपनाएगा अपने जीवन के। जैसे आजकल रील लोग पसंद कर रहे हैं ना, 15 सेकंड वाला, वो डॉक्यूमेंट्री या वो एक अच्छा मैसेजिंग पावर जो देता था। हमारी चर्चा भी रील से काफी बड़ी हो जाएगी करते हाँ, तो वो लोग देखना नहीं पसंद करते हैं। ये न्यूज भी आप डालेंगे तो लोग अपना वाला ही पार्ट देखेंगे, मैं यहाँ पे भी कह रहा हूँ। तो उसी तरीके से शॉर्ट टाइम आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। कैसा आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी है? जब छात्र को लिखना आता है, जब वो अपने सोच को विकसित करता है, वो इतिहास का छात्र हो, पॉलिटिकल साइंस का छात्र हो, तमाम ऐसे। आप साइंस के विद्यार्थियों की स्थिति सोचिए कि क्या होगी। हालांकि जेई मेंस में थोड़ा सा उनको करना पड़ता है, लेकिन आप आर्ट्स के विद्यार्थियों को एकदम संकुचित बनाए जा रहे हैं। उनको माने वो दाएं बाएं से निश्चित रूप से कर सकते हैं, और जितना शॉर्ट टाइमर बनना होगा वो बनेंगे। हॉस्टलों में एक बात कही जाती है ना, जो अभी तक आप कह नहीं रहे हैं, कि भैया हमारा तुक्का अगर ठीक रहा तो भी हमारी किस्मत अच्छी है। तो ये आप भी जान रहे हैं और हम भी जान रहे हैं। तो न्यू एजुकेशन, इनके पास न्यू एजुकेशन पॉलिसी बस एक ढिंडोरा टाइप का है और कुछ है नहीं। आप उसमें देखेंगे तो फीस इंक्रीज कर दी गई है। आप विश्वविद्यालयों में 40-40 हजार, 50-50 हजार फीस लेके आ रहे हैं। एग्रीकल्चर के यही जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में, उनसे 40 हजार वसूले जा रहे हैं। आप सोचिए कि एक गरीब घर का छात्र कहाँ से लेके आएगा। और हाँ जी, आप नहीं, आप और के बाद मुझे लगा कुछ बोलता, बिल्कुल रखें। नहीं, मैं इन्हीं मुद्दों पे बातचीत कर रहा था। और एक बड़ा मुद्दा जो मेरे ख्याल से आपके साथियों ने कह दिया, बेरोजगारी वाला, इसलिए उसको आप रिपीट नहीं करना चाह रहे हैं। रिपीट नहीं करना चाह रहे हैं, वो तो प्राथमिक मुद्दा है कि तीन बड़े मुद्दे अब तक जो मैं समझ गया, एक बेरोजगारी का, एक एजुकेशन पॉलिसी का, और जो खेल और खिलाड़ियों के जो आधारभूत संरचना वाली, हाँ वो बात की। आपने देखा है देश में अभी कुछ ही दिन पहले की घटना है, गोल्ड लाने वाले व्यक्ति अपना मेडल वापस कर रहे हैं, तमाम चीजें हैं। तो इस देश की चुनाव स्थिति ये है कि आप मुद्दों से हट के जितना भी बात कर लें, आप अलग अलग, जैसे डमरू इधर बजाइए, खेल इधर करिए, उस टाइप की स्थिति है। तो युवा अपने आप को इस समय बड़ा असहज महसूस कर रहा है कि वो अपने भविष्य को सोच ही नहीं पा रहा है कि हम पढ़ रहे हैं, हम जो लिख रहे हैं, हमारा जो समय खर्च हो रहा है, पैसा खर्च हो रहा है, हमारा जो भी चीजें, श्रम जा रहा है, उसका आउटकम क्या होगा, हम ये सोच ही नहीं पा रहे हैं। मतलब एक पसोपेश में युवा अपने आप को पा रहा है। ठीक है, आप अच्छा, उधर आपका नाम? संजीव त्रिपाठी। संजीव भाई, वही मोटा मोटा कि वोट देने जाओगे, क्या सोचकर वोट करोगे? पहली बात तो 18वीं लोकसभा का चुनाव सिर पर है और हम विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं, तो मैं चुनावों पर बात करूंगा, इधर उधर की बातों पर नहीं आऊंगा। अपने तमाम सारे लोगों को सुना, तमाम सारे लोगों को जाना, तो एक भ्रष्टाचार का चश्मा या दलगत चश्मा लगा करके आप किसी सरकार का विश्लेषण या आकलन या मापदंड या पैमाने पर आंकेंगे तो आंका नहीं जा सकता है, मैं ये स्पष्ट कर दूं। और एक पंक्ति के माध्यम से अपनी बात रखूंगा कि तुम कभी थे सूर्य अब दियों तक आ गए थे, कभी मुखपृष्ठ पर अब हाशिए पर आ गए, यौनिका बदली की सारा दृश्य बदला मंच का जो थे, कभी दुल्हा स्वयं बारातियों तक आ गए, और देख ली सत्ता किसी वीरांगना से कम नहीं जो थे, कभी अध्यादेश अब अर्जियों पर आ गए। कई बार जब लोग संविधान, वो ज्यादा जल्दी में था आपका मित्र, वो दूसरी चौथी लाइन के बाद ताली बजाने लग गया था। कई बार लोग जब संविधान की बात करते हैं तो आप बताइए, इस देश में लोकतंत्र में, जब से इस देश में लोकतंत्र आया तब से आपातकाल लगाने वाले संविधान की बात कर रहे हैं। मंचों से महिलाओं का इनरवियर का रंग बता देने वाले महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। गर्मी है कि नहीं, आप बताइएगा? पर्याप्त गर्मी, पर्याप्त गर्मी है। अभी उज्ज्वला नहीं चाहिए, हाँ। उज्ज्वला योजना आने के पहले इसी समय गांव की माताएं, गांव की बहनें पत्ता और डायरी बीनती थी। भोजपुरी में कहा जाता है, आज आपका विवाह हुआ, आप महिला है, तो कल सुबह शौच करने के लिए, रात शौच करने के लिए, दिन शौच करने के लिए कहाँ जाना पड़ता था? खेते में। उनकी सम्मान के साथ खिलवाड़ का कार्य किया जाता। जहां तक बेरोजगारी दर की बात है, सन 2013 में बेरोजगारी दर 4.9 थी, सन 2024 में ये बेरोजगारी दर 4.2 है। मैं आ जा रहा हूँ, मैं अपना पूरा कर लूं, फिर आप। बिल्कुल, मैं उनको भी आराम से सुना, मैं वही चाह रहा हूँ कि बातें तार्किक रूप से पूरी आए। ये चीज हो गया। बाकी चीज जहां तक की बात हुई कि नई शिक्षा नीति की, तो नई शिक्षा नीति ने इस देश के शिक्षा की गुणवत्ता में क्या परिवर्तन लाया है, आप उत्तर प्रदेश का यूट्यूब से लेकर के कहीं भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ स्वयं में साक्षी मीडिया उठा करके देख लीजिएगा। खिड़की से नकल, कमरे में नकल, इमला से नकल, इधर से नकल, उधर से नकल, वो नकल बंद करा दिया गया। आप भारत में इन्वेस्टमेंट देख लीजिएगा,
2013 देख लीजिएगा, 2020 तक देख लीजिएगा, 2024 में इन्वेस्टमेंट देख लीजिएगा। मल्टीनेशनल कंपनियों का इन्वेस्टमेंट का हब बन गया है भारत। एप्पल से लेकर के माइक्रोसॉफ्ट तक कर सारी कंपनियां आज चाइना छोड़ करके भारत में अपना सेटअप कर रही हैं। अब आप एक चीज सोचिए, 1.40 करोड़ यानी 1 अरब 40 करोड़ जनसंख्या में से अगर आप सोचिए कि 20 से 30 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी दे पाना, तो मुझे लगता है कि जो चीज असंभव है उसको असंभव ही कीजिए, चाहे राजनीति करिए चाहे कुछ भी करिए। लेकिन इसके साथ रोजगार का किस प्रकार से आप सृजन करते हैं, किस प्रकार से माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में चलने वाली सरकार ने मनरेगा से भ्रष्टाचार को हटाया है, किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य और प्रधानों और बीडीसीओ जो आम जनता का पैसा खा जाते थे उसको डायरेक्ट उनके खाते में भेजने का कार्य किया है। इन तमाम चीजों पर, इन तमाम बिंदुओं पर बात होनी चाहिए। खैर, हम अलग अलग दलों के समर्थक हो सकते हैं। लोकतंत्र में 18 वर्ष से अधिक हूं, किसी न किसी को वोट दूंगा, कोई ना कोई मेरी विचारधारा होगी, उस आधार पर समर्थन और विरोध तो जायज है। देखिए, लोकतंत्र इसकी यही खूबसूरती है। लेकिन हम यहाँ ये बात करने लगे कि मैं फलाना करके आया हूं, मैं ये करके आया हूं, तो मैं भी तो यहाँ आंदोलन करके आया हूं, तो मैं आंदोलन के नाम पे नहीं ना वोट मांगूंगा। मैं जाऊंगा तो मैं तो उन तमाम सारी चीजों के वो नाम पर ही वोट मांगूंगा कि जो हमारी सरकार ने, जो हमारे दलों ने किया होगा। तो अभी साथी से बात हो रही थी, आपने बड़ी अच्छी बातें कही। आपके एक एक सवालों का हम जवाब देना चाहेंगे। जैसे आपका पहला तर्क था कि हम सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकते हैं, तो हम ये भी जानना चाहेंगे, यहाँ जो ठेले लगे हुए हैं सड़क के किनारे, आप जाके पूछिए कि क्या सरकार की तरफ से आपको तेल का पैसा मिला था, बेसन खरीदने का पैसा मिला था? आप कह रहे हैं ना कि कुछ आप नया करिए, रोजगार नहीं ले सकते, पकौड़ा तलिए आप, तो इसमें सरकार की भूमिका क्या है? आपकी भूमिका इतनी रहती है, जब आपका फ्लीट निकलता है तो इनको मार करके, खदेड़ करके इनको भगा दिया जाता है। आपका इनमें कोई योगदान नहीं है। अब आप आते हैं, आपने कहा कि बहुत सारी नई कंपनियां आई हैं, बहुत सारे लोगों ने काम किया है, लेकिन आपका जो सदन के अंदर ये जवाब था, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के विभाग ने यह जवाब दिया कि 47 वर्षों में सबसे अधिकतम बेरोजगारी समय चल रही है। ये हमारे और आपके आंकड़े नहीं हैं, ये सरकार के आंकड़े हैं। दूसरी बात, अब आते महिला सम्मान की बात। मुझे याद है अभी कुछ दिन पहले रेवन्ना वाला मामला चला, और उस रेवन्ना के लिए इस देश के प्रधानमंत्री मंच पे खड़े होकर के कह रहे थे कि रेवन्ना को दिया गया एक एक वोट हमको मिलेगा, आप हमको मजबूत करेंगे। वह रेवन्ना जिसके 2976 अश्लील वीडियो वायरल हुए, जो 14 साल की लड़की से लगाए 60 साल की महिलाओं तक का रेप किया, आप उस महिला सम्मान की बात कर रहे हैं। वह अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर के आए, जो साक्षी मलिक, जो तमाम बड़े बड़े जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय पहलवान रहे, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे, वो सड़कों पर धरना पर बैठे रहे, और बाहुबली का बेटा आपका पार्लियामेंट का टिकट लेकर के बैठा हुआ है। कुलदीप सेंगर जैसे लोग आपकी पार्टी में थे, चिन्मयानंद आपकी पार्टी में थे, आसाराम बापू का मोदी जी अपना गुरु बताते थे। ये सारी वीडियो हर जगह वायरल है। देखिए, यहाँ वहाँ की बातें करने से कोई बात नहीं। आदम गुंडवी ने कहा है कि तेरी फाइलों में गांव के मौसम गुलाबी हैं, मगर ये दावा झूठा, ये आंकड़े किताबी हैं। आप आइए, आप गैस की बात कर रहे थे, आपने बहुत अच्छी बात की। आज आप पता करिए, 1085 रुपए में गैस मिल रहा है। जो उज्ज्वला के नाम पे जो गैस ने आपने एक बार दे दिया, वो दोबारा रिफिल नहीं हो पाया। आप किस दुनिया में जी रहे हैं? या तो आप जमीन पे जा नहीं रहे हैं, घरों में पहुंच नहीं रहे हैं। दूसरी बात, अब आपने कहा शौचालय, मैं एक बात कर रहा हूँ, जैसे हमारे दादाजी थे तो उन्होंने 1 तल्ला मकान बनाया, झोपड़ी बनाया। हमारे पिताजी ने उसको 2 तल्ला किया, रंगाई पुताई किया, टाइल्स लगाया, और एक निकम्मी औलाद पैदा हुई जिसने एक शौचालय बनाया, उसने कहा हमने सब कुछ कर दिया। आप अपने पुरखों की विरासत को ऐसे नकार नहीं सकते हैं। आप ही के नेता अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं कि निकम्मी औलादें होती हैं जो अपने पुरखों की विरासत को बेच देती हैं। आज जितने PSUs बिक रहे हैं, जितने सरकारी उपकरण बेच रहे हैं, कोई दहेज में लेकर के नहीं आया था, इस देश की पूर्ववर्ती सरकारों ने दिया था। और अब क्या विकास की बात कर रहे हैं सर? 1947 में वो हिंदुस्तान जो नेहरू जी को मिला था, जहां गाय के गोबर से गेहूं बिन करके जनता खाती थी। जब देश के अंदर खाद्यान्न का संकट था, रसिया में जो जानवरों को, जो सुअरों का अनाज खिलाया जाता था, वो हमारे सामने पेशकश थी, और उस हिंदुस्तान को हमने खाद्यान्न पर निर्भर कर दिया। जिस हिंदुस्तान को भाखड़ा नांगल, IIT, एम्स, इसरो, DRDO का सब ख्वाब दिखाने वाले लोगों को आपने कुछ किया नहीं। आपके पास था क्या? आप आज कुछ भी होता तो कहते नेहरू जिम्मेदार। नेहरू भी कह सकते थे कि 250 साल तक देश अंग्रेजों का गुलाम था, उसके पहले मुगलों का गुलाम था, उसके पहले राजशाही थी, लेकिन मर्द थे, जिम्मेदारी उठाते थे। सरकारों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, पर्दे के पीछे रोने से काम नहीं चलता। आप बताइए, आपको चुना गया था, मैं मानता हूं कि आपको 10 साल के लाया गया था, तो आपको परिवर्तन करने के लाया गया था, न कि रोने के लिए लाया गया था। आप बताइए कि जिन युवाओं के लिए 2 करोड़ रोजगार की आप बात किए थे, वो युवा आज क्यों बैठा हुआ है? यदि आपके प्रदेश में, देश में बेरोजगारी नहीं है, तो
50,000 फॉर्म आता है, 50 लाख फॉर्म क्यों पड़ता है? आप ये बताइए, इस देश के भीतर आप बताइए कौन सी परीक्षा आप करा लिए ठीक से? आप एक तरफ डंका पीटते कि हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, सरकार आपका सारा पेपर लीक चल रहा है। आप यूपी का पेपर रहा हो, नीट का पेपर रहा हो, एसआई का पेपर रहा हो, जल नलकूप का पेपर रहा हो, और रही शिक्षा की बात करते हैं आप। हिंदुस्तान में सबसे पूछना चाहता हूं, पूरे दुनिया में कोई एक देश बताइए जहां पे शिक्षा पे जीएसटी लगा, जहां पेंसिल और किताबों पे जीएसटी लगा, वो हिंदुस्तान में लगा। क्योंकि ये सरकार चाहती है कि जब आप अशिक्षित रहेंगे तो सवाल नहीं करेंगे, वो जैसे बताएंगे उस दिशा में आप चलेंगे। अब बताइए ना, हमने शिक्षा में क्या किया? जो 2592 रुपए में गोरखपुर विश्वविद्यालय में बीए की पढ़ाई कर लेते थे, उसकी फीस अब 4,000 रुपए हो गई। आप एनईपी की बात कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं, मैं बीएड का विद्यार्थी हूँ। एनईपी पे बकायदा हम लोग को पढ़ाया जाता है। एनईपी जैसा जो है कि सिस्टम को खराब कर रहे हैं, कोई तरीका नहीं। अब नकल की बात कर रहे थे, व्यवहारिक बात बताइए, जहां पे तुक्का मार के नकल करना आसान होता है, किमला लिख के नकल करना आसान होता है। अब क्या देखिए, और एक चीज, जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई होती थी उसमें कहा जाता था होलिस्टिक डेवलपमेंट, एक सर्वांगीण विकास का मामला चलता है। होलिस्टिक डेवलपमेंट के होता है कि विद्यार्थी पढ़ाई के साथ साथ पाठ्येतर गतिविधियों में शामिल हो। आज क्या है, जो लड़का बीए में पढ़ रहा है, एमए में पढ़ रहा है, पूरा सालों साल असाइनमेंट और प्रोजेक्ट बना रहा है, उसके पास मौका नहीं को नेता बन पाए, उसके पास मौका नहीं को कलाकार बन पाए, उसके पास मौका नहीं को वक्ता बन पाए। उसको दिन भर पीठ पे बैग टांग करके उसको फाइलें तैयार करनी है, महंगी फीसें देनी है। आप आइए, जितनी मोटी मोटी फीसें आपके सरकार में ली जा रही हैं, हर साल आप पाठ्यक्रम चेंज कर देते हैं। निजी स्कूलों का जो मनमाना आपके सरकार में चल रहा है, अब बात करिए ना उस। मैं इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि कई सारी बातों में से कुछ बातें आपके साथियों ने भी कही थी। अब होता क्या है ना कि हम लोग आए थे युवाओं के मुद्दे पर सबकी अपनी विचारधारा होनी चाहिए। अच्छे विश्वविद्यालय में जब आएंगे, अब ये पक्ष विपक्ष की बहस बन जाएगी। ये जवाब लेने के बाद मैं कोशिश करूंगा कुछ और लोगों से बात करूं, वरना वो दो लोगों पर केंद्रित बहस ना हो। जी। किस चीज का प्रश्न? नहीं, आप उंगली उठा रहे थे जब वो बोल रहे थे, तो मुझे लगा आप कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस देश की शिक्षा गुणवत्ता, जैसे प्रैक्टिकल बार बार देते, कौन सी पढ़ाई? पूरा विश्व कहता है कि शिक्षा प्रयोगात्मक होनी चाहिए। ये प्रयोगात्मक शिक्षा का विरोध कर रहे हैं कि भाई प्रैक्टिकल हो रहा है तो खराब है, उसको नेता बनना चाहिए, उसको जिसको नेतृत्व करना है वो उसके बीच में समय निकाल लेगा, नेतृत्व कर लेगा, पहली बात। दूसरी बात, जो इन्होंने कहा कि वो औलादें निकम्मी होती हैं, हम कभी नहीं कहे कि फलाना ने अच्छा काम किया, खराब किया। हम क्या कह रहे हैं कि तुलनात्मक स्तर पर जो काम 70% हो सकता है, उस काम को 30% किया, बाकी 40% का भ्रष्टाचार किया, घोटाला किया। तो घोटालों में लिप्त सरकारें अगर कहेंगी कि फलाना सरकार खराब है, आप तो मुझे लग रहा है कि चुनाव को कवरेज करने के लिए तमाम सारी क्षेत्रों में घूमे होंगे। मुझे आप अपने अनुभव से बताइएगा, एक नागरिक के रूप में, एक देश के नागरिक के रूप में, क्या आपको सड़कों में बदलाव दिखा है? मेरे ना किसी भी तरीके के एग्जिट पोल पर 1 तारीख तक रोक है, उसके बाद जो जितनी बात बोलोगे। तो मैं बता दे रहा हूँ। सड़कें बन चुकी हैं, बिजली अब बकायदा आती है, वरना यही हम लोग जब छोटे रहे, शक्तिमान देखे, एक हफ्ता देखे, अगले हफ्ता रात वाला लाइट हो जाता था, शक्तिमान और जूनियर जी तक नहीं देख पाते थे। उस स्थिति से निकल करके आए हैं। गांवों से अपने जिला मुख्यालय पर आने के लिए कम से कम हफ्ता दिन सोचना पड़ता था कि जिला मुख्यालय जाए कि ना जाए। गांवों में लोग कपड़ा रखते थे, एक कपड़ा की यही कपड़ा शादी में पहन करके जाएंगे, यही कपड़ा हम पहन करके जाएंगे, कहीं बाहर जाना होगा, यही कपड़ा नानी के यहाँ पहन करके जाएंगे। अब इस देश का किस प्रकार से विकास हुआ है कि वही लोग जो एक कपड़ा सेट रखते थे, वो लोग आज रोज नया नया कपड़ा पहन करके आ रहे हैं। तो देश का आर्थिक विकास हुआ है तभी पहन करके आ रहे हैं। कि एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, और तमाम सारी बिंदुओं, मैंने जैसे पूर्व में आपको कहा कि दलगत चश्मा लगा करके अगर आप आकलन करेंगे तो फिर वो तो मैं अपने पे रहूंगा, वो अपने पर रहेंगे, उसका कोई नहीं हो पाएगा। और एक उत्तर और दे सकता हूं आपको भैया के प्रश्न में। भैया ने कहा मैं बार बार भैया को, धर्म के आधार पे यार, जब एक हम धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करते हैं, लेकिन जब धर्म के नाम पर हमको हिंदू होने के नाम पर कोई गाली देगा, जब हिंदू होने के नाम पे कोई प्रताड़ित करेगा, जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भारत के किसी नेता को बयान को आधार बना करके अपने संसद में भाषण देंगे और भारत का विरोध करेंगे, तो धर्म के नाम पर भी बात होनी चाहिए और देश के नाम पर भी बात होनी चाहिए। तो ये तमाम सारी कुछ और लोगों से मैं पहले बोल रहा हूँ, मैं कुछ और लोगों से बात कर लूं। किससे कर लूं? दोनों में से मुद्दा बताइए। मुद्दा तो यही है कि आपका नाम? नीरज शुक्ला। हाँ, नीरज, मुद्दा तो यही है साफ तौर पर कि बतौर युवा आप लोग वोट देने जा रहे हो, आपके हिस्से का मुद्दा क्या है? मेरे हिस्से का मुद्दा ये है कि जो अभी तक गलतियां हुई हैं, जैसे लोग सवाल उठा रहे हैं कि परीक्षा रद्द हुई है, लीक हुआ है, नकल हुआ है, तो मेरा मानना ये है कि नकल कराने का 100% जिम्मेदार हम यूथ ही हैं। हमारी अगर आवश्यकता नहीं रहेगी तो नकल कराने का कोई चेष्टा करेगा भी नहीं। आखिर वो 12 लाख रुपया में मान लीजिए एक सीट बिक रही हो तो पैसा कौन दे रहा है? हम ही दे रहे हैं, हम ही युवा दे रहे हैं, हम ही चंद्र युवा दे रहे हैं। हमारे वहाँ सहजनवा तहसील में हमारे गाँव के बच्चे जो हैं
गांव के बच्चे जो भी परीक्षा निकलता है वो हमारी अनियमितता का खेद है कि हम उस तरीके का तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। अब सरकार पे आप उंगली उठा रहे हैं कि सरकार कह रही है कि ये लीक हुआ है पेपर। हाँ ठीक है, उंगली उठा दिए, लीक किसकी वजह से हुआ? तो उसकी जरूरत किसको थी? लीक करने की जरूरत किसको? उस युवा को ही थी, हमारे साथियों को ही थी लीक करने की जरूरत। कोई हम लोग हमारे घर से तो नहीं कोई दे सकता है। आप भैया बोले हैं कि पेपर लिखित छोड़ के OMR वाला हो रहा है। लिखित छोड़ने की बात यह है, लिखित की जिस बात करते थे आप, पहले बीए में क्या कहा जाता था? संजीव भैया बात को सुनिएगा, लिखित में पहले ये बोला जाता था कि अरे बीए पढ़ेगा ना, जा गनाओ लिख दे बीचो भेंडी के बाद ठीक रही तब पास हो जाबा। अब का क्या है? अब का क्या है कि आपको गहन अध्ययन करना पड़ेगा, समरी ऑफ द लेसन, पाठ का सार याद करिए, तब जाके किसी रिसर्चर्स का नाम याद करेंगे, तब आपको उस पेपर में किया जाएगा। आप जो पेपर में पढ़ेंगे उसमें एक क्वेश्चन आएगा जिसपे पर्टिकुलर आंसर देना होगा, ना कि कोई कहानी लिख के आपको बीए पास करना होगा। तो MR सिस्टम बहुत ही बेहतर है, क्योंकि हमको लगता है जो आप बोले नकल करिए, ठीक है, जिनकी मानसिकता है वो नकल करेंगे, लेकिन उससे जो बात कह रहे हैं ज्ञान का बात, ज्ञान में बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि आप जिस चीज को कहानी लिख के पास करके आ जाते थे उसमें आज आपको पढ़ना पड़ रहा है। मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा। जी, जैसा कि मैं इनकी बातों पे आना चाहूंगा, ये कह रहे थे कि आवश्यकता किसको थी जो कि पेपर लीक हुआ। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि बिहार में कई चरणों में शिक्षकों की भर्तियां हुई, उसमें पेपर क्यों नहीं लीक हुए? और जैसे ही वहां पर आपको पता होगा सरकार बदली, सरकार गिरी, नई सरकार का गठन हुआ, तो ऐसे ही जो पेपर होता है, समीकरण बदला, सरकार तो वहां एक ही रह रही है। सरकार तो वहाँ एक ही रह रही है, जैसे ही कुछ सरकार में फिर बदलाव हुए वहाँ पेपर लीक हो जाता है। तो ये कौन लोग हैं जिनको पेपर लीक करवाने की जरूरत पड़ जाती है? कैसे हर चीज का पेपर लीक हो जाता है? और उत्तर प्रदेश में कैसे बिहार में 4-5 भर्तियां हुई जिसका एक भी पेपर लीक नहीं हुआ? अब मैं इनकी दूसरी बातों पे आता हूँ कि ऑब्जेक्टिव अच्छा है कि सब्जेक्टिव अच्छा है। आप बताइए कि 40 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाए, ठीक है, 5 क्वेश्चन सब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव में नकल करने में आसानी होगा कि सब्जेक्टिव में नकल करने में आसानी होगा? सब्जेक्टिव में आप 5 पन्ना देख करके नकल करेंगे, किसी का समय लगेगा। ऑब्जेक्टिव में 5 मिनट में काम बन जाएगा। आपकी बातों में किसी भी चीज को गलत करने का आधार नकल ही क्यों है? नहीं, नकल का आधार कोई नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि किस तरह से भर्तियां हुई कि वहां पर पेपर लीक हो गया, यहाँ पर भी लीक हो गया, और कैसे कुछ लोगों ने परीक्षा कराई, पहले किसी और ने परीक्षा कराई थी तो उस समय नहीं लीक हो पाया। और अब हम आते हैं बेरोजगारी की बात पे, जो सबसे बड़ा इस समय मुद्दा चल रहा है बेरोजगारी का। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आपके कौन सा वो न्यूज चैनल था, जी न्यूज के बाहर जो पकौड़ा तल रहा, आप उसको रोजगार मानेंगे कि नहीं मानेंगे? प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम उसको रोजगार नहीं मानेंगे, हम उसको जीविका मानते हैं। जीविका और रोजगार में काफी अंतर होता है। जीविका मतलब हमारा पेट पर्दा चल जाए, और रोजगार में हम अपने परिवार के हर एक चीज को मेंटेन करके चलते हैं, और जीविका में सिर्फ हमारा पेट पल पाता है। हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते हैं, अच्छा खान पान, अच्छा पोषण नहीं दे पाते हैं। तो जीविका और रोजगार में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। और जो इस समय की मूलभूत सुविधा है, जो हमारे भाई साहब कह रहे थे कि रोजगार इतने बड़े पैमाने पे रोजगार देना आसान नहीं है, तो मैं बताना चाहता हूँ उनके पास भी रोजगार नहीं है, वो भी बेरोजगार ही है इस समय। तो बेरोजगारी इस समय का सबसे बड़ा मुद्दा है। पोल खोल बन जाता धीरे से। क्या नाम? मेरा नाम शांतनु है। शांतनु। हाँ, मैं एक लेकर अच्छा ठीक है। हाँ, क्योंकि ये व्यक्तिगत टिप्पणी था, तो मैं, चूंकि मेरा जूनियर है, मैं बता दूं, अगर मैं बेरोजगार भी हूं तो ईश्वर की असीम अनुकंपा से 35-40 हजार रुपया मेरे पिताजी इतना किए हैं कि मेरे पास महीने का आता है और मैं खुद कमा लेता हूं। वो लोग अपना देख लें। ये व्यक्तिगत टिप्पणी थी, तो व्यक्तिगत मैं उससे मैं 4 दशम बच जाए। थोड़ा सा विषयांतर हो गया मुद्दे से, वो तो छोटा था, है वो युवाओं के साथ चर्चा में, गर्मी में वो भी जब करें थोड़ा बहुत हो जाता है। कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। संतनु ने कोई बात कह दी थी, तुमको बड़ा दिल रख करके बड़ी व्यक्तिगत बातें नहीं करनी चाहिए थी। सुनिए, आपके घर पे 45 हजार महीना आता है, इसका मतलब नहीं पड़ोसी के यहाँ भी आपके आता होगा। हम जब यहाँ बात करेंगे तो यहाँ पे हम जो है कि सामूहिकता की बात करेंगे। जैसे एक बात लगातार चली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर, मैं थोड़ा सा मैं इसमें बात करना चाहूंगा। देखिए, शिक्षा के 3 उद्देश्य होते हैं, ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुक्रियात्मक। तो जो नीरज ने बात कही कि आपको जो ऑब्जेक्टिव होता है वो सिर्फ एक एस्पेक्ट होता है, ज्ञानात्मक होता है, जैसे आपने रट लिया, आपने पेपर में गोला बना दिया। बोधात्मक का मतलब होता है कि आप उस विषय के बारे में समझ कैसी रखते हैं। ठीक, जैसे आप IAS की परीक्षा देते हैं,
आईएएस में अगर ऑब्जेक्टिव सबसे बेहतर ऑप्शन होता है तो देश की जो सबसे अच्छी, जो सबसे बड़ी परीक्षा होती है, उसमें रिटन का एग्जाम क्यों कराया जाता है? इस बारे में जानिएगा क्यों। क्योंकि उसमें आपके विश्लेषणात्मक क्षमता का परीक्षण होता है, आपके बोधात्मक क्षमता का परीक्षण होता है। हम कहीं इस बात का विरोध नहीं कर, ऑब्जेक्टिव आप मत कराइए, आप ऑब्जेक्टिव कराइए, लेकिन उसके अलावा आप देखिए, आप माइक जाके किसी टीचर से बात करिए, क्या उस टीचर के पास इतना समय मिल रहा है? कोई टीचर सालों साल बस पेपर बना रहा है, बस कापियां वो चेक कर रहा है, वो तो किताब पढ़ा ही नहीं रहा, उसको पता नहीं किताब में सिलेबस में क्या है, पैटर्न में क्या है। सभी कोर्स शुरू होता है तो परीक्षा आ जाती है, असाइनमेंट होता है। हम ये चाहते थे जिसे जो बच्चा जब साल भर पढ़ता है तो उसे उस विषय का डीप जानकारी होती है, डीप नॉलेज उसको होता है, तो उस विषय में एक अच्छा दृष्टिकोण रख पाता है। और मैं बार बार आता हूँ कि जो विश्वविद्यालय शिक्षा का उद्देश्य होता है वो सिर्फ ज्ञानात्मक नहीं होता है, वो बोधात्मक होता है। क्योंकि अब आप यहाँ से निकल करके परिवार की जिम्मेदारी उठाने जा रहे हैं, आप समाज में सीधा जाएंगे। देखिए आप नागरिक बनने जा रहे हैं इस देश के, ठीक है। और शिक्षा का उद्देश्य होता है कि एक अच्छा नागरिक तैयार करना। ज्ञानात्मक जानकारी से अच्छा इंसान तैयार कर सकते हैं, नागरिक तैयार आप नहीं कर पाएंगे, वो स्वयं में ही अपना उलझा रहेगा। और दूसरी बहुत सारी मुद्दों पे बातें हो गई, जैसे बेरोजगार एक बड़ा मुद्दा है, उसको लेकर के आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। आप जीविका रोजगार की ही बातें हो चली। इसके अलावा जैसे आपने भ्रष्टाचार पे बातें करी, सही है, आपने भ्रष्टाचार बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। तो आप जो सरकार, हम कहते हैं, जो लोग बोलते हैं कांग्रेस बहुत भ्रष्ट थी, जिस सरकार की इस देश में तब तकरीबन 60 साल 70 साल तक सरकारें चली, उसका इस देश के सारे जिलों में मुख्यालय तक नहीं बन पाया, कार्यालय तक नहीं बन पाया। और एक जीरो टॉलरेंस वाली सरकार बनी, जिसके पास हर ब्लॉक में, हर विधानसभा में, हर जिले में ये 5 स्टार तक के कार्यालय कैसे खुल रहे हैं। सुनिए, जो सरकार मात्र 10 साल से पूर्ण बहुमत में है, उसके पास बीफ कंपनियों से चंदा आ रहा है। कोविशील्ड के मामले में आपने देखा किस तरीके से जो कोविशील्ड परीक्षण में फेल हो चुका था, उसके टीके लगवाए गए, लोग मर रहे हैं, सर्वे में आ रहा है। मैं करेक्ट कर दूं, परीक्षण में फेल नहीं हुआ। उन्होंने ये बोला कि उनके ढेर सारे रिएक्शन में से एक रिएक्शन ये है, तथ्य सही हो। पूना वाला जो थे उस टाइम पे जिनका टेस्टिंग चल रहा था, उसको लेकर बहुत सारे लोगों को विरोध था। तमाम ऐसे राजनेता थे इस देश के जिन्होंने उनके उस पे सवाल खड़ा किया था, उस समय उनको देशद्रोही कर दिया। देखिए इस देश के अंदर चल क्या रहा है। पहले क्या होता था, डेमोक्रेसी में जो हमारा पत्रकार होता था वो मजबूत विपक्ष होता था, ठीक। जो सरकार जब विपक्ष नहीं बोल पाता था तो हमारा पत्रकार बोलता था। लेकिन अब थोड़ी सी चीजें उलट गई हैं। अब क्या है कि जो विपक्ष सरकार से सवाल करता है, सवाल उससे होता है। जो व्यक्ति आज सत्ता में नहीं, आप उनसे सवाल कर रहे हैं, अरे भैया आपको 5 साल के लिए हमने चुना था, आप बताइए आपने हमारे लिए क्या किया। सवाल ये होता है। जब मौका अखिलेश यादव को मिला था, सरकार सवाल उनसे भी हुआ था। जब मौका जो है कि मनमोहन सिंह को मिला था, सवाल उनसे भी हुआ था। तो आप सवालों से इतना क्यों भग रहे हैं? आप भागिए नहीं, जनता के जो मुद्दे हैं, जनता के जो सवालात हैं, उस पे आप बात करिए और बताइए आपने क्या किया। आपने समरी दीजिए, आप अपना रिकॉर्ड में बताइए, उस पर वोट मांगिए। जी, क्योंकि दोनों प्रिय भाई हैं मेरे, और एक परिषद से हैं और एक कांग्रेस विंग से है, निसुआई से हैं। तो आरोप प्रत्यारोप सही खुल रही है। हाँ, आरोप प्रत्यारोप तो इन लोग का जारी रहेगा लगातार, अगर रात तक नहीं अगले दिन सुनिए सुनिए, काम करते हैं, आपको बना देते हैं अध्यक्ष, आखिरी कमेंट लेते हैं, बेहतर कौन है, निर्णय भी आना चाहिए। और निरंतर चलता रहेगा। और अगर देख लिया जाए, अगर 1 तारीख तक लगातार बहस करते हैं तो दोनों कमजोर नहीं पड़ेंगे। मैं जानता हूं दोनों भाई 4 तारीख तक लगा देते हैं, 4 को जो जीता। लगातार मैं जान रहा हूं दोनों कुशल हैं और दोनों लोग पारंगत हैं इस क्षेत्र में। वह उनको आरोप लगाएंगे या इनको, मैं जानता हूं, मैं निर्दल हूं। सबका दल तो दलदल है, अपना दल तो निर्दल है। मैं बता रहा हूं इन लोगों को, क्योंकि केवल पाकिस्तान पे बात नहीं होना चाहिए, केवल दोनों तरफ ताली बजाए, क्योंकि केवल पाकिस्तान पे और चाइना पे बात नहीं होना चाहिए। सरकारें कोई भी है 100% कोई काम नहीं कर सकता, चाहे वो कांग्रेस की सरकार थी तो भी नहीं कर पाई, बीजेपी की सरकार है वो भी नहीं कर पाई, और कुछ न कुछ मैटर लगा ही रहता है। मैं इन लोगों से कहता हूं, कुछ भी है, एक ऐसा कार्य करिए जो खिलाड़ियों के लिए बेहतर हो, समाज के लिए बेहतर हो, रोजी रोजगार के लिए बेहतर हो। एक ऐसा बीच का मार्ग तय किया जाए जो धर्म जात से इतर हो, जो भारत को एक अखंड भारत की नींव रखे, जो अपने भारत को विश्व शक्ति के रूप में स्थापित करे, जो राष्ट्र मजबूत के रूप में, हमारा सशक्त भारत के रूप में आए, जो सभी जातियों का है, जो धर्मों का है। कोई ये ना कहे हम इस जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं या नहीं। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत और श्रेष्ठ भारत का प्रतिनिधित्व करते रहे। मैं ये नहीं कहता हूं, कहने की बात वही है, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, इश्क हो या जंग हो भरपूर होना चाहिए। यूं ही सारी उम्र कट गई पत्थर तोड़ते तोड़ते, अब तो इन युवाओं के हाथों में कोई नूर होना चाहिए। बस यही। मैं अभी बोला था अध्यक्षी पर खत्म कराना है, फिर ये दल पर आ जाएगा, ले लें, फिर ये होएगा तो वो वाले हल्के रह जाएंगे, उधर हल्के रह गए तो दल, ये यहाँ पे दल कोई नहीं है, यहाँ पे भी निर्दल है। अच्छा ठीक है,
हम दो चीज पे अभी बात करेंगे। अभी भ्रष्टाचार की बात हुई है भैया, हम किसी पे नहीं जाएंगे। हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करेंगे और गृह मंत्री की बात करेंगे, जो खुलेआम मंच से एक आदर्श विश्व शर्मा है ना, हेमंत विश्व शर्मा, गृह मंत्री ने खुलेआम मंच से बोला था कि वो भ्रष्टाचारी हैं। मोदी जी जब महाराष्ट्र में गए थे तो खुलेआम मंच से अशोक चौहान का नाम लिए थे कि वो भ्रष्टाचारी हैं। दूसरे दिन बीजेपी से उनको राज्यसभा का टिकट मिलता है। ऐसा क्या हुआ कि वो दिनों रात में तुरंत वॉशिंग मशीन में धुल के साफ हो गया। तो भ्रष्टाचार की बात बीजेपी नहीं करे तो अच्छा है। इस चर्चा का बढ़िया विराम आता कि अगर निर्दल बोलते, लेकिन जो नहीं बोले वहां पे भी अच्छा। एक लतीफे के साथ मैं शुरुआत करना चाहूंगा। आपने बात की, एक व्यक्ति था, उसके 2-3 लड़के थे, तो काफी पढ़े लिखे थे। कोई एमए किया था, कोई एमएससी किया था, और वो किसी को परिचय बता रहे थे अपने लड़कों का। तो उन्होंने कहा मेरा जो सबसे छोटा बेटा है वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो चोर है। तो उन्होंने कहा चोर है, इस बात जानते हुए आपने घर में रखा है? तो उन्होंने कहा वही तो जो है कि रोजगार, वही वैसा जीविका चला रहा है हमारे जो है कि परिवार का, तो उसको बाहर कैसे निकाल दे? बाकी जो पढ़े लिखे हैं वो रोजगार की तलाश में है। और मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ कि जो शिक्षा है वो नींव है हमारे राष्ट्र की, और उस नींव को कमजोर किया जा रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे वीडियोस कई हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, और मैं मास्टर कर रहा हूँ यहाँ से दीनदयाल विश्वविद्यालय से, और शासनादेश आता है कि आज प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा करेंगे, और उस दिन क्लासेस बंद करके उनका जो है कि परीक्षा पे चर्चा सुनाया जाता है। आज तक मैंने परीक्षा नहीं दिया, शुरू से आज तक क्या मैंने पेपर नहीं लिखा? मैं नहीं जानता हूँ कैसे प्रेशर को झेला जाता है। ये हमें वो बताएंगे जो खुद कहते हैं सबके सामने कि मैं अनपढ़ हूँ। क्या नाम आपका? रवि मौर्य। तो उन पर रहते जो नहीं बोले, मैंने बोला ना कि क्योंकि फिर वो दल वाला लास्ट हो जाएगा, फिर वो हाँ अभी भैया जो नहीं बोले उन पर खत्म करें। भैया को मैं जवाब दूंगा अखंड भारत पे। भैया, अटल जी ने एक बार कहा था कि दिन दूर नहीं जब खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए कमर कसे बलिदान करें, जो पाया उसमें खो ना जाए, जो खोया उसका ध्यान करें। मुझे लगता है मोदी जी का आने वाला टर्म अखंड भारत के लिए समर्पित होगा, और पाक अधिकृत कश्मीर पर भी कुछ बात होगी। उन्होंने कहा था कुछ बड़ा करेंगे, और अखंड भारत ही हमको लगता है ये बड़ा कोई फैसला होगा। आपका नाम? विवेक सिंह। अच्छा, आप लास्ट बोलेंगे तो उधर भी एक लास्ट लूंगा। नहीं, मैं राजीव गांधी जी का एक लोकसभा में दिए हुए एक बयान को बस कोट करूंगा। उन्होंने कहा था कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो 90 पैसा डूब जाता है, 10 पैसा वहां तक पहुंचता है। तो जो 60 वर्षों तक सरकार में रहे वहां भ्रष्टाचार था, और स्वर्गीय प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने इसको एक्सेप्ट किया। बहुत बड़ा दिल होगा उनका कि इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है कि भाई हाँ, मैं 1 रुपया दिल्ली से अगर भेजता हूं तो गांवों तक 10 पैसा पहुंचता है। बाकी एक अंतिम चीज मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी के विषय में, उनके आकलन करने के विषय में बहुत लोग नहीं जान पाएंगे। एक अपना श्लोक है संस्कृत का, शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधो न ही सर्वत्र चंद्रम न बने वने। तो नरेंद्र मोदी जी का आकलन करना सबके विषय का बात नहीं है, बाकी तो अपना अपना विषय है। उन पर अरे आपसे 2-3 बात मैं वापस बोला, थोड़ा लोकतांत्रिक बैलेंस भी होना चाहिए। हाँ, बड़ा नेता यही होता है। हाँ, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता काफिला क्यों लूटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं तेरी रहबरी का सवाल है। आप यह बताइए ना कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार अब क्यों नहीं दे पाए, खाते में 15 करोड़ क्यों नहीं आया, बुलेट ट्रेन क्यों नहीं चला, स्मार्ट सिटी क्यों नहीं बनी। इधर उधर की बातें कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस आपके घर से भैंस खोल ले जाएगी, आपके कमरे का एक कमरा कब्जा कर लेगी। अरे कल को आप ये कह देंगे कि आपके 2 बच्चे होंगे, एक बच्चा कांग्रेस ले चली जाएगी। देखिए फालतू बातें करते हैं आप लोग। अब भ्रष्टाचार पे बात देखिए, वो प्रधानमंत्री का कलेजा था, उन्होंने सच्चाई बता दिया। आप क्या आपका कमीशन तो पहले से है ना, आपको तो बीफ कंपनी चंदा मिल जाएगा, आपको तो अंबानी अडानी मोदी जी के पर्सनल एक्सपीरियंस पे अंबानी अडानी टेम्पो भर के आपको चंदा पहुंचा देंगे। तो भाई क्या बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार पे? आप ऊपर से लेकर नीचे तक डूबे हुए भ्रष्टाचार में क्या बात कर रहे हैं आप? मैंने जैसा कहा था, दोनों पक्षों को बराबर करना बहुत, फिर वो पक्ष हो जाएगा। पता है, मैं अभी बोल रहा हूँ कि मेरे को दोनों को बराबर करके चर्चा खत्म करें, और आराम से उसके बाद जब इतने आराम से बात किए हो तो बहुत जरूरी अब एक काम हमारा कर लेना। काम ये करना है कि चाहे ये पक्ष हो, ये पक्ष हो, और सबसे बड़ी ताकत वाला निर्दल हो। एक अपील के साथ आप लोगों से इस चर्चा को खत्म करूंगा। अपील ये कि आपके ढेर सारे दोस्त आज वोट डालने के लिए छुट्टी पर हैं, और कई लोग वोट डालने गए हैं। आप लोग की भूमिका अब 1 तारीख को निभानी है। तो आप लोगों से अपील ये है कि खूब वोट डलवाना है। वोट इसलिए भी डलवाना है क्योंकि उत्तर प्रदेश में 5 चरणों में चुनाव हुआ। हम लोगों ने देखा कि कई चरणों में मतदान प्रतिशत कम रहा। तो युवाओं के बीच में अगर काम ना दिया तो फिर वो चर्चा अधूरी रह जाएगी। तो आप लोग को काम ये कि खुद भी वोट डालिएगा और दूसरों को भी प्रेरित करिएगा कि वोट डले।
अपने अपने मुद्दे, अपने अपने पक्ष जनता सुनकर चुन लेगी, जो उनको सही लगेगा वो फैसला करेगी, लेकिन वोट डालना नहीं भूलना है। और आज भी जो लोग इस चर्चा को देख रहे हैं, छठवें चरण के चुनाव जहां हो रहे हैं, मतदान जहां हो रहा है, अगर आप वहां के रहवासी हैं, अब तक उंगली में स्याही नहीं लगी तो घर से निकल जाइए। यहाँ तो मौसम फिर भी कुछ ठीक हो रखा है, नहीं भी हुआ है तो निकलिए, वोट जरूर करिए। आप सभी का अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।